प्रेसिडेंट मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें से दूसरा क्वेश्चन पूछा था क्या गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से बंधे हुए हैं। तो इसका उत्तर कुछ इस तरह से दिया जा सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर को समझने पर सबसे पहले हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि गवर्नर का जो पोस्ट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का होता है, रियल एग्जीक्यूटिव हेड नहीं होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉमिनल हेड होता है। और जो वास्तविक शक्ति होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में निहित होती है। आर्टिकल 163 में साफ लिखा हुआ है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। यानी गवर्नर सामान्यतः मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से बंधे हैं, पर कुछ सीमित परिस्थितियों में उन्हें डिस्क्रिशन का भी अधिकार है। वहीं विचार करें आर्टिकल 163 क्लॉज 2 की, तो इसमें भी लिखा हुआ है कि अगर ये प्रश्न उठे कि कौन सा कार्य गवर्नर के डिस्क्रिशन में आता है तो ये निर्णय गवर्नर का ही होगा, गवर्नर का ये फाइनल डिसीजन होगा। लेकिन इस फाइनलिटी का अर्थ ये नहीं है कि उनकी कार्यवाही न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू से पूरी तरह से अलग होगी। नहीं, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है उसका भी। आर्टिकल 164 भी इस संदर्भ को मजबूत करता है, जिसमें ये कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर को गवर्नर नियुक्त करते हैं और अन्य मिनिस्टर्स की नियुक्ति चीफ मिनिस्टर की सलाह पर होती है। यहाँ ये भी प्रोविजन जोड़ा गया है कि मंत्री गवर्नर के प्लेजर तक ही बने रह सकते हैं अपने पद पर। लेकिन प्लेजर डॉक्ट्रिन का मतलब ये नहीं है कि गवर्नर अपनी इच्छा से मंत्रियों को हटा सकते हैं, बल्कि ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी पर आधारित होता है। इसी तरह से आर्टिकल 200 गवर्नर को बिल्स पर कुछ विकल्प देता है, जैसे बिल को असेंट कर देना, बिल को रिजेक्ट कर देना, बिल को रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा भेज देना, बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज देना। इन पावर्स में भी डिस्क्रिशन की कुछ गुंजाइश होती है, लेकिन ये डिस्क्रिशन सीमित है और इसके दुरुपयोग पर कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। व्यवहार में ये सिद्धांत स्थापित हो चुका है कि गवर्नर एक फॉर्मल हेड है और रियल पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है। इसका सबसे स्पष्ट फंडामेंटल सिद्धांत राय साहब राम जवाया कपूर केस 1955 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूटिव की वास्तविक शक्ति इलेक्टेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में निहित होगी, गवर्नर केवल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में कार्य करता है। फिर भी कुछ अपवाद हैं जिन्हें संविधान और न्यायपालिका ने स्वीकार किया है। उदाहरण के लिए, जब असेंबली में क्लियर मेजॉरिटी ना हो तो चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति का विवेक गवर्नर के पास होता है। यदि सरकार ने असेंबली का विश्वास खो दिया हो और चीफ मिनिस्टर इस्तीफा न दे रहे हों तो गवर्नर फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हैं या सरकार को हटाने का कदम उठा सकते हैं। इसी तरह से आर्टिकल 356 के लिए गवर्नर द्वारा प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेजना एक ऐसा ही डिस्क्रिशन का अधिकार है उनके पास, जिसे संविधान ने उनको सौंपा है। बिल पर असेंट देने के मामले में भी गवर्नर के पास लिमिटेड डिस्क्रिशन का अधिकार है उनके पास, वो उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये डिस्क्रिशन एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और जुडिशियल स्क्रूटिनी की सीमाओं के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण फैसले इस संतुलन को स्पष्ट करते हैं। SR बम्बई 1994 में केस आया था। इसमें कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट्स रूल लगाने का निर्णय गवर्नर की रिपोर्ट पर आधारित हो सकता है, लेकिन इस रिपोर्ट और केंद्र का निर्णय यानी ये जो रिपोर्ट गवर्नर दे रहा है और जो केंद्र का निर्णय है वो जुडिशियल रिव्यू के अधीन होगा। इसने गवर्नर को आर्बिट्रेरी तरीके से आर्टिकल 356 इन्वोक करने से रोका। नबम रेबिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर सामान्य परिस्थितियों में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से बंधे हैं, परंतु कुछ एक्सेप्शनल केस में डिस्क्रिशन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 363 क्लॉज 2 की फाइनलिटी एब्सोल्यूट नहीं है। गवर्नर के कृत्य जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं किए जा सकते हैं। BP सिंघल केस में गवर्नर की रिमूवल पावर पर कोर्ट ने क्लैरिटी दी। कोर्ट ने कहा कि गवर्नर को प्रेसिडेंट के प्लेजर पर हटाया जा सकता है, लेकिन इसका प्रयोग मालाफाइड या पॉलिटिकल ग्राउंड पर नहीं होना चाहिए। यह भी स्थापित हुआ कि गवर्नर की जो ऑफिस है वो एक पॉलिटिकल टूल यानी कि राजनीतिक हथियार नहीं हो सकती है। इन जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से स्पष्ट होता है कि गवर्नर का डिस्क्रिशन वास्तविक परिदृश्यों में विवादास्पद हो सकता है और इनका दुरुपयोग न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में 2015 में एक केस देखने को मिला था कि गवर्नर ने असेंबली की प्रोसीडिंग्स में दखल दिया और कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना। इसी तरह 1980 से लेकर 1990 में कई राज्यों में आर्टिकल 356 का पॉलिटिकल मिसयूज बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन बम्बई जजमेंट ने इन दुरुपयोग पर रोक लगाई। यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है लास्ट में कि भारतीय संविधान में गवर्नर सामान्य परिस्थिति में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से बंधे हैं, क्योंकि ये एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मूल तत्व है। परंतु कुछ एक्सेप्शनल परिस्थितियों में उन्हें लिमिटेड डिस्क्रिशन प्राप्त हैं, जैसे हंग असेंबली, लॉस ऑफ मेजॉरिटी, आर्टिकल 356 की रिपोर्ट और कुछ बिल्स पर निर्णय। फिर भी डिस्क्रिशन एब्सोल्यूट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये स्पष्ट किया है कि गवर्नर की पावर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और जुडिशियल रिव्यू की कसौटी पर परखी जा सकती है। इस प्रकार भारतीय संघीय संरचना में गवर्नर की भूमिका सेरेमोनियल होते हुए भी संवेदनशील है और उनका कार्य संविधान की मर्यादा में ही स्वीकार्य है।